गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें जितने भी चार्ज पढ़ेंगे वो सब रेस्ट पे होंगे। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट पे, रेस्ट से रिलेटेड जो साइंस होती है उसको स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग जितने चैप्टर पढ़ेंगे उनमें सब में चार्ज कैसा होगा, रेस्ट पे, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो अगली यूनिट है उसमें चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करता है तो क्या बन जाता है, करंट। अगर जब चार्ज मूव करने लगा तो क्या बन गया, करंट। इसलिए दूसरी यूनिट का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं समझे? पहली यूनिट में चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट पे, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी यूनिट में चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज के मूव करने को ही करंट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, सॉलिड में मूव करे, लिक्विड में मूव करे, गैस में मूव करे, कहीं भी मूव करे, चार्ज मूव कर रहा है, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं, समझ आया? इसमें हम जितने, वैसे तो 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन रेफरेंस बुक में ये 4 चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। रेफरेंस बुक में ये 2 चैप्टर में पहले से ही दिया हुआ है, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक हो। पार्ट ए डाला था कि 1 डाला था, कुछ भी, अरे चाहे जो मर्जी वो डालो। कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्ट बी में हम लोग क्या देखेंगे, गॉस थ्योरम। ठीक, एनसीईआरटी में दोनों एक ही चैप्टर में। तो चैप्टर 1 का पार्ट ए, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इसका लेक्चर नंबर कौन सा होगा, 2। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम पे हम बता चुके थे, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। पहले हम स्केलर फॉर्म देखेंगे इसका, फिर वेक्टर फॉर्म। और जितने भी नोट्स बनाएंगे लेक्चर जरूर डालेंगे ताकि आगे चल करके ऐप में ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और नोट्स में 2 कॉपी बनेगी, थ्योरी की अलग और प्रॉब्लम्स की अलग। नहीं समझे? बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, थ्योरी अलग, प्रॉब्लम अलग। एक नोट्स हम आपको देंगे जो कि कैसे होंगे, पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि सबसे टफ कौन सा क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, वही सबसे टफ होते हैं, उसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। समझ गए? और वो 2-4 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 16। कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, 16। ठीक है, सेक्शन है पूरा ऑब्जेक्टिव का होता है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो पहले हम स्केलर फॉर्म देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 है आज। लेक्चर नंबर 1 थोड़ा छोटा था, आज थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अगर 2 चार्ज सेम नेचर के हैं तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। दोनों पॉजिटिव होंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। और जब दोनों निगेटिव होंगे तो तब भी रिपल्सन। अट्रैक्शन को बोल रहे बेटा, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी रिपल्सन फोर्स, दोनों निगेटिव हैं तो भी रिपल्सन। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
इसे सबसे पहले किसने बताया था? कूलाम ने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो पहले स्केलर फॉर्म देखेंगे, फिर इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। वेक्टर फॉर्म देखने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पुरानी यादों में। ठीक है, 11th में जो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था वो पूरी फिजिक्स में पूरी लाइफ यूज करोगे आप। ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने कहा था 11th में यूज़ करेंगे पूरी लाइफ। उसका रीज़न क्या है कि फिजिक्स में 90% क्वांटिटीज़ कैसी हैं? वेक्टर। उनको सॉल्व करने का वही मेथड यूज होगा जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो जो हम 11th की चीज़ यूज़ करेंगे उसको हम बताते जाएंगे। ठीक है, आप जानते हो, हम ये मान के चलें कि आप LKG के बाद सीधे 12th में आए हो। ठीक है, तो छोटी क्लास की कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे हम उसको पहले बताएंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। ठीक, तो स्केलर फॉर्म में कोई ज़रूरत नहीं है वेक्टर की। स्केलर फॉर्म में क्या होगा? फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ठीक है, डायरेक्शन हमें कॉमन सेंस से निकालनी पड़ेगी। अब जैसे सेम नेचर है तो अपोजिट रिपल्सन फोर्स होगा। अब जैसे कोई Q1 पे पूछे फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, Q2 पे टुवर्ड्स राइट। समझ गए? यहाँ पे Q1 पे पूछेगा तो टुवर्ड्स राइट, Q2 पे टुवर्ड्स। लेकिन ये हमने अपने तरफ से सोच के लिखा है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? आपको डायरेक्शन को अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, फार्मूले में ही उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इंक्लूड होती है। स्केलर फॉर्म में क्या होगा? फार्मूले में डायरेक्शन ही होगी, केवल क्या होगी? वैल्यू। डायरेक्शन हमें अलग से निकाल के लिखनी पड़ेगी। ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो जितने भी हम लोग प्रूवमेंट्स करेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, सब में स्केलर फॉर्म यूज़ करेंगे, डायरेक्शन अलग से इंडिकेट करेंगे। हाँ, पेपर में अगर पूछा गया तो वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हम लोग 12th में बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर से बच्चे घबराते हैं, तो पेपर में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जिससे बच्चे घबराते हैं। जिन चीज़ों से बच्चे डरते हैं केवल वही पूछते हैं। समझ गए? जो आपको सिंपल लगे समझो वो पूछा नहीं जाएगा। अभी समझ आया नहीं आया? ठीक है, जो चीज़ भी तुम्हें सिंपल लगे समझो वो पूछा नहीं जाएगा। ठीक, यूज भले हो वो। तो कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, चाहे सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर के हो, उससे मतलब नहीं है। Q1 चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? पॉइंट A पे, और Q2 चार्ज कहाँ रखा हुआ है? पॉइंट B पे। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of amount of charges, directly proportional to product of amount of charges। वर्ड्स पे ध्यान दो, यानी हम चार्ज का साइन नहीं लेंगे, केवल वैल्यू। विच साइन हम लोग किस में लेते हैं? वेक्टर फॉर्म में। अगर प्लस क्यू है तो हम लोग क्या लेंगे? क्यू, और माइनस क्यू है तो क्या लेंगे? क्यू। हाँ, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे हमें विच साइन लेना होगा। समझ गए? क्योंकि उसमें क्या होगा? फार्मूले में ही डायरेक्शन इंक्लूड होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, इसमें डायरेक्शन हमें अलग से लिखनी पड़ेगी। समझ गए? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये सेम उसी तरह है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, सब भूल गए? F प्रोपोर्शनल टू 1/r², फिर दोनों को हमने एक साथ लिखा था। क्या कांस्टेंट आया था? कैपिटल G, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पढ़ा था नहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये तो होता है। समझ गए? बस एक अंतर होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी। वो डिपेंड करेगा सेम नेचर के हैं और अपोजिट नेचर। एक अंतर और भी होता है, वो बहुत वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? बहुत वीक, और ये बहुत स्ट्रांग।
नंबर 2 पे आता है ये। नंबर 1 पे होता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स आता है और वो वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक वही होता है। समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो 2 डिफरेंस समझ गए। पहला डिफरेंस क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, केवल अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकते हैं। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है और ये बहुत स्ट्रांग नहीं, हाँ सेकेंड नंबर का है वो वीकेस्ट है। अब भी नहीं समझे, नो डाउट। आगे देखें, एक अंतर और भी लिख सकते हो, ये मास पे डिपेंड करता है, यानी ये मास के कारण प्रोड्यूस होता है और वो चार्ज के। अगर किसी पार्टिकल के पास कोई मास ना हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। आगे चल के पढ़ोगे कई पार्टिकल जिनमें मास ना होता है, आपने पढ़ा वैसे 11th में एक ही पार्टिकल पढ़ा है, कौन सा बताएगा? 11th में हम लोगों ने पढ़ा था एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास ना हो, हैंड्स रेज करो। 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, 12th में तो कई सारे पढ़ेंगे, एक पार्टिकल पढ़ा है हम लोगों ने 11th में जिसके पास मास नहीं है। 11th में एक पार्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं जिसके पास मास नहीं है। राघवेंद्र क्या कर तू बेटा? ऋषि ये तो तुमने भी पढ़ा था, तुम तो अभी पेपर दे के आओ। आकांक्षा तुम्हारा तो रिजल्ट भी आ गया होगा। तुम लोग बताओगे? फोटोन, ये हम लोगों ने किस पर पढ़ा था? हीट ट्रांसफर। एक चैप्टर पढ़ा था हीट ट्रांसफर। हीट के चलने के 3 मेथड होते हैं, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन में हीट चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन। तो फोटोन पहला पार्टिकल था जिसके पास कोई मास नहीं होता है, रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, आगे और बहुत सारे पार्टिकल पढ़ोगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे। ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल अभी तक आपने पढ़ा जिसके पास मास नहीं है, कौन सा? फोटोन। तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण जनरेट होता है? मास के कारण। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण जनरेट होता है? चार्ज के। ठीक है, हम जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ये सब लिख लिया तुम लोगों ने जिनका पहला टर्न है? नोट करो जल्दी, लेक्चर नंबर 2। और 2 पेज छोड़ देना, कितने पेज में थ्योरी थी लास्ट टर्न वाली? हाँ लिखें, हनी-डाली कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म लिखिए। इट स्टेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रैकेट में लिखो अट्रैक्शन और रिपल्सन, कोई भी हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ब्रैकेट क्लोज, बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 TWO2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of amount of charges, directly proportional to product of amount of charges and inversely proportional to square of the distance between the charges, square of the distance between the charges, inverted comma closed। यहाँ से नोट करें,
यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, पहले यहाँ तक पहुँचो, डायग्राम बना के यहाँ तक। देखिए यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ बुक्स में कहीं कहीं कैपिटल के यहाँ लिख दिया गया, बाद में उसकी वैल्यू रखी गई है। ये हम शुरू से वैल्यू लेके चल रहे हैं। पहले आप कैपिटल के मानो या कुछ के डैश मान लो, कुछ भी मान लो, बाद में उसकी वैल्यू रख दो, फायदा क्या। हम लोग शुरू से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब एक एक करके हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, किसका मतलब क्या है। यूनिट, आपको कोई भी फार्मूला लिखा करें बगल में क्या लिखेंगे, उसकी यूनिट। आदत बना लो, चाहे कोई न्यूमेरिकल लगाओ या कोई प्रूवमेंट करो, ठीक है। कोई भी फार्मूला लिखें बगल में उसकी यूनिट। इससे क्या होगा, यूनिट अपने आप रिवाइज होती रहेगी। हाँ, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, इसको पढ़ते क्या है, समझ गए ना। एप्सिलॉन नॉट, ये छोटा सा जीरो, इसको नॉट नहीं जानते हो। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चे नहीं बोल पाते मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस किया करें। एप्सिलॉन नॉट। अरे नेताओं के बच्चों को ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है। वो छोटे, हाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भाषण दे लेते हैं बड़े बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर के, और तुमको खड़ा कर दिया जाए तो बेहोश हो जाओगे, समझ गए। बचपन से उनको ट्रेन किया जाता है और मिरर के सामने खड़े होकर ही प्रैक्टिस करते हैं वो, अपनी आंखों में आंखें डाल के, समझ गए। उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो क्या कहते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। जय शैलेंद्र, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, वैसे तो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी बताएंगे तो साथ में इसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिस मीडियम से जितनी ईजिली इलेक्ट्रिक लाइन्स पास होती हैं उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जैसे जैसे किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी, उसकी परमिटिविटी भी बढ़ती जाएगी। ऐसे समझो, बैड कंडक्टर कम परमिटिविटी, गुड कंडक्टर ज़्यादा। जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी उस मीडियम की परमिटिविटी भी बढ़ती जाएगी, समझ गए, सिंपल वर्ड्स में। वैसे आगे डिटेल में हम लोग डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है एयर या वैक्यूम के लिए। किसके लिए फिक्स वैल्यू होती है, एयर या वैक्यूम। बाकी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। सबसे कम एयर वैक्यूम के लिए होती है, क्योंकि सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होती है, एयर या वैक्यूम, समझ गए। क्या वैल्यू होती है इसकी, 8.85 10⁻⁻12 फिक्स वैल्यू है, यानी आप कह सकते हो कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला आपसे अक्सर पूछते हैं, हमारे तो याद नहीं है, याद कहाँ होगा, तो हम फार्मूले से निकाल लेंगे। जैसे आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट को ले जाओ LHS में, एफ को उधर ले आओ। जिसकी भी यूनिट या डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है उसको कहाँ ले आते हैं हम लोग, LHS में, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर, क्योंकि F को उधर ले आया ना, F को यहाँ नहीं लिखा, वहाँ लिख दिया हमने, नहीं जान पाए क्या। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले गए, F को उधर ले आए। ऐसे पेपर में भी निकालोगे, कोई भी यूनिट डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं करते हैं, समझ गए, निकालते हैं। जो जरूरी है एक बेसिक वाली, उनकी बात अलग है। Q1 की यूनिट कूलाम, देखो 1 की कोई यूनिट नहीं, 4 की कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं, के भी यूनिटलेस होता है। के कैसा होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ये पूरा यूनिटलेस हो गया। Q1 का क्या हो गया, कूलाम, Q2 का कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, F न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी क्या यूनिट आ गई, कूलाम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें हम लोग, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कूलाम स्क्वायर का क्या हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे जो कल नहीं आए थे लास्ट टर्न पे वो देख लें, कूलाम का AT होता है, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है IT, I का डायमेंशनल फार्मूला A और T का कैपिटल T, तो कूलाम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है AT। जहाँ भी कूलाम मिलेगा हम उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लेंगे AT। क्या दिक्कत, कूलाम का डायमेंशनल फार्मूला क्या लेंगे हम लोग AT। तो ये कूलाम स्क्वायर है यानी A स्क्वायर T स्क्वायर, न्यूटन का क्या हो गया MLT-2 और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब हो गया, M को ऊपर ले जाओ, M-1 नहीं समझे, ये L क्यूब है ऊपर जाएगा, L-3 T की पावर 4 A स्क्वायर। फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला लर्न नहीं करोगे, लर्न करने का मतलब है कि 99% वहाँ पे गलत ही कराओगे, कैलकुलेट करके ही निकालेंगे वहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला। कोई भी निकालना होगा हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट, लर्न नहीं किए जाते हैं ये, समझ गए। तो कैसे हुआ समझ आया, M है ऊपर गया M-1, ये L है, ये L स्क्वायर है ऊपर गया L-3 हो जाएगा, T-2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, +2 पहले से था +4 और ये T स्क्वायर A स्क्वायर, समझ गए। K को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ गिवन मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ गिवन मीडियम, नोट करते चले हो ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ गिवन मीडियम, नोट नहीं किया क्या, चलो समझते भी चलो, नोट भी करते चलो, बड़े हो गए ना, 12th में आओगे, उसका डॉक्टर इंजीनियर बनते बच्चे में, अब बड़े हो गए तुम लोग, 12th के बाद बच्चे क्या बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, समझ गए, तो बड़े नहीं हो गए। अगर आपका 12th के साथ या 12th के बाद NDA में सिलेक्शन हो जाए, अगर हो जाए तो 3 सालों के बाद आपके अंडर में 5000 की फौज काम करेगी, नहीं समझे, जो तुम्हारे एक गलत निर्णय से सबकी जान जा सकती है, ठीक, समझ आए नहीं, कितने बड़े हो गए अंदाजा है कुछ, समझ गए। NDA से जो ऑफिसर्स निकालते हैं पूरी एक बटालियन को गवर्न करते हैं, समझ गए, जिनके अंडर में 5000 लोग होते हैं लगभग, ठीक है। तो अभी बड़े नहीं हुए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम, देखिए कुछ बुक्स में के नहीं लिखा होगा, के की जगह लिखा होगा एप्सिलॉन आर, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है, चाहे के लिख दो या फिर क्या लिख दो एप्सिलॉन आर। तो कई बुक्स में फार्मूला क्या लिखा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि इस पूरे को पहले वो क्या लिख चुके होते हैं के, जैसे आप प्रपोर्शनल हटाएं और कांस्टेंट क्या लिख दें कैपिटल के, फिर उसकी वैल्यू रखेंगे तो दो के तो आ नहीं सकते एक ही जगह, तो इसको क्या लिख देते हैं वो एप्सिलॉन आर, दोनों एक ही चीज होती है। वैसे कहते क्या है इसको, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, क्लियर, दोनों एक ही है, के कहें या एप्सिलॉन आर कहें, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम।
के कहें या एप्सिलॉन आर कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यानी के हमें क्या बताएगा? के हमें क्या बताता है? उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से कितने टाइम्स है। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर डिटेल में बताएं जल्दी। के को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। और एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ गिवन। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। चाहे आप कह दो उनको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चाहे कह दो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, सुनिए, अगर कोई के इसकी आपसे यूनिट पूछे तो जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में कट जाएगा। यानी कैसी क्वांटिटी हो गई? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। के और एप्सिलॉन आर इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी हम क्या कह सकते हैं? प्योर नंबर। ठीक है, दूसरी चीज, के की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती। यानी 1 से कम का मतलब डेसिमल में नहीं हो सकती, या फिर 0.1, 0.2, 0.3 नहीं हो सकती, या फिर निगेटिव नहीं हो सकती। जरा ध्यान से देखो, जहां पे लिखा हुआ है गिवन मीडियम, क्या लिखा हुआ है? वहां पे भी अगर हम एयर वैक्यूम कर दें, क्या कर दें, तो के कितना हो जाएगा? 1। नीचे भी एयर वैक्यूम, ऊपर भी एयर वैक्यूम। जो न्यूमरेटर में है अगर वही चीज डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं आ जाता है। यानी के की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। के की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, यानी आपने किसी मीडियम का नाम, कई बार देखो क्वेश्चन एमसीक्यू में जब भी हम शीट देंगे उसमें भी बोर्ड में आ चुका है, आपने कोई ऐसा मीडियम दे दिया जो आपने सुना ही नहीं है और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस मीडियम। तो आपको क्या कट कर देना है? 1 कट कर देना है, क्योंकि 1 किसके लिए होता है? एयर है। 4 ऑप्शन में से एक तो 1 होगा, लेस देन 1 काट दोगे, निगेटिव वाला काट दोगे, एक ही बचेगा, वो आंसर आ गया। नहीं समझे? इस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स में भी, बोर्ड में भी अक्सर आ जाते हैं। मीडियम को ऐसा देंगे जिसका नाम सुन के तुम कहो मतलब बेहोश हो जाओ, लेकिन तुम्हें नाम देखना ही नहीं है, तुम्हें क्या देखनी है? उस के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 किसके लिए होती है? एयर वैक्यूम के लिए। 1 से कम नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 से ज़्यादा। कभी कभी इनफाइनाइट दे देते हैं, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनफाइनाइट किसके लिए होती है? मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। हाँ, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम कोई भी है, सबके लिए क्या होता है? इनफाइनाइट। समझ गए? अब भी नहीं समझे? क्यों? वहाँ पे चार्ज इतनी तेजी से मूव करता है कि आप चार्ज को यहाँ दे नहीं सकते। जैसे मान लेते मेटल की रॉड है, इधर +2 दे दिया, उधर निगेटिव, तो रुक ही नहीं पाएंगे, जाके एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ गए? तो फॉर एयर और वैक्यूम कुछ वैल्यूज हम लिखे दे रहे हैं, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं, याद रहे तो ठीक है समझाने के लिए। फॉर एबोनाइट 2.6, फॉर माइका 6, फॉर वाटर 81, फॉर मेटल्स इनफाइनाइट। अब देखिए, माइका की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, पहले सुन लो, माइका की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। के हमें क्या बताता है? उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी
एयर या वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से कितने टाइम्स है, उस मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने टाइम्स है। अब भी नहीं समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे वाटर के लिए 81 है, यानी वाटर की जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी वो एयर या वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से कितने टाइम्स होगी, 81 टाइम्स। समझ गए। एबोनाइट के लिए 2.6 है, एबोनाइट के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितनी होगी, एबोनाइट की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एयर वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से 2.6 टाइम्स। समझ गए। यही के का मतलब होता है, यही एप्सिलॉन आर। इसलिए एप्सिलॉन आर को क्या कहा जाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यानी वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी से उसकी वैल्यू कितने टाइम्स है। अभी नहीं समझे, कोई डाउट, ठीक, यहां तक पहुंचे। अगर इसी फार्मूले को हम लोग एयर वैक्यूम के लिए लिखें, इसको इक्वेशन 1 डाल देना। ये जो फार्मूला लिखा था इसको इक्वेशन 1, इरेज करें, चलो इधर लेके दे रहे हैं। ये तो नोट कर ही चुके हो ना। देखिए आ रहे बेटा, देखिए तो अगर हम इसी फार्मूले को एयर वैक्यूम से के लिए लिखें, के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी क्या फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, एयर वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 है, ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बस हमने के की वैल्यू क्या लिख दी है 1, के की वैल्यू क्या लिख दी है हमने 1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट अभी बताया हमने 8.85, अरे यही तो लिखा था इसके नीचे 10⁻⁻12, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। ठीक है। अगर हम इसको सबको सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, तो कितनी वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹, -12 ऊपर जाएगा, +12 कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, कितना आ जाता है 9 × 10⁻⁹। तो उसको हम लोग याद रखते हैं ताकि बार बार हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है। अभी हमने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बताई थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। तो पेपर में कभी कभी क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछते हैं, कभी कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, यानी यूनिट क्या हो जाएगी उल्टा। समझ गए। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, उसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। इसका एक नोट लिखे जरा, तो ये जो बीच बीच में हम आपको नोट लिखाएंगे वो चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लिखे नोट। अच्छा, नोट करो जल्दी।
लिखें द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के neither be less than 1 neither be less than 1 nor be negative। ना तो 1 से कम हो सकती है ना निगेटिव हो सकती है। समझ गए? नहीं समझे? ना 1 से कम हो सकती है ना निगेटिव हो सकती है। दैट इज के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। के की वैल्यू या तो के 1 से ज़्यादा होगी या 1 के इक्वल होगी। और 1 के इक्वल केवल किसके लिए होगी? एयर या वैक्यूम के। वैसे तो वैक्यूम के लिए होती है, हम लोग एयर मान लेते हैं, ठीक है। एयर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ किस में होती है? वैक्यूम में। हम लोग एयर में भी मान लेते हैं वही, जबकि एयर में होती कितनी है? 2.99 10⁸। एयर में कितनी स्पीड होती लाइट की? 2.99 10⁸। हम लोग क्या मान लेते हैं? 3 × 10⁸। समझ गए? कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए। अब भी नहीं समझे? तो ये जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? स्केलर फॉर्म। यानी इससे हमें केवल क्या पता चलेगी? फोर्स की वैल्यू। डायरेक्शन आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि सेम नेचर के चार्ज हैं कि अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, टुवर्ड्स राइट होगा कि लेफ्ट होगा, अपवर्ड्स होगा कि डाउनवर्ड्स, वो हमें कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा और वो अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वैल्यू और डायरेक्शन दोनों फार्मूले में आ जाएंगी। इसमें केवल क्या पता चल रहा है? वैल्यू। वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन अलग से। तो जब भी हम स्केलर फॉर्म यूज करेंगे, स्केलर फॉर्म ही यूज करते हैं, डायरेक्शन हमें अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। समझ गए? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स जो भी डायरेक्शन हो। अब हम लोग क्या देखेंगे? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। क्या देखना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जो भी चीज 11th की या और छोटे क्लास की आएगी जिसको हमें यूज करना है, वो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी हम बताते हैं, आप चाहो तो स्टार बना दिया करो कि हाँ ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें इसको यूज करना है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर, आप जानते हैं वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। समझ गए? और ये 1 का चाहे जिसमें मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यानी ये जो यूनिट वेक्टर है ये उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। कैसे वो अभी बता रहे हैं। अ वेक्टर whose magnitude is 1 यूनिटी, यूनिटी कह दो या 1 कह दो, बात एक ही है, is called unit vector and it is used to represent the direction of a vector quantity. A vector whose magnitude is unity, unity means 1, is called unit vector and it is used to represent the direction of a vector quantity, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यानी यूनिटी, उसे क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। इसका यूज किस लिए करते हैं? उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल देखो, सपोज जैसे हमने लिखा एफ वेक्टर, 20 न्यूटन वेस्ट,
तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं आया? तुमसे कह रहे बेटा। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अगर मॉड ऑफ एफ वेक्टर लिखें तो इसी को एफ बोल देते हैं। जैसे आपने मॉड लगाया डायरेक्शन हट जाएगी, केवल क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड। यानी क्या आ गया, 20 न्यूटन। ठीक है, यानी जब हम एफ वेक्टर लिखेंगे तो क्या क्या होगा उसमें, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। और मॉड ऑफ एफ वेक्टर लिखेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड, चाहे मॉड ऑफ एफ वेक्टर लिख दो या एफ लिख दो। समझ गए? अगर हम लोग क्या करें, एफ वेक्टर में मॉड ऑफ एफ वेक्टर से डिवाइड कर दें, एग्जांपल ले रहे समझाने के लिए। एफ वेक्टर में मॉड ऑफ एफ वेक्टर से क्या करें, इसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये क्या है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर कहते हैं, डायरेक्शन को ही क्या कहते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी, 20 न्यूटन वेस्ट, और मॉड ऑफ एफ वेक्टर कितना था, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से 20 न्यूटन कैंसिल, क्या आ गया, 1 वेस्ट। कटने के बाद 1 आता है, x अपॉन x कितना होता है, 1। समझ गए, 1 वेस्ट। यानी ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। समझ गए? अरे 20 से 20 कट जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये किसका यूनिट वेक्टर होगा, एफ वेक्टर का। किसका यूनिट वेक्टर हो गया, हेंस यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर। क्या आ गया, एफ कैप। यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, एफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एफ वेक्टर, या इसको कह देंगे एफ वेक्टर अपॉन एफ, इसी को यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। मॉड ऑफ एफ वेक्टर को एफ भी तो लिख सकते हो। समझ गए? यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। नहीं समझे? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वैल्यू होगी ए कैप की, तुम बोलो बेटा, बीच में यूनिट वेक्टर। हाँ, ए कैप की वैल्यू बोलो, नहीं समझ आया, तुम बोलो। हाँ, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। नहीं, और ए कैप की वैल्यू क्या बताओगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। बी कैप की वैल्यू क्या बताओगे, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। सी कैप की वैल्यू क्या बताओगे, सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। समझ गए? तो ए कैप की वैल्यू क्या हो गई, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, या इसी को हम क्या कह देंगे, ए वेक्टर अपॉन ए। समझ गए? बी कैप की वैल्यू क्या होगी, तुम ही बेटा। हाँ, तो फार्मूला बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत हो रही है। बी कैप की वैल्यू, सी कैप, डी कैप, जेड तक बताएं, जान जाओगे, जेड तक बताएं कि समझ गए, ठीक। अरे कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो, तुम लोग को समझ आ रहा है। आर कैप की वैल्यू क्या होगी, बस हो गया, ठीक है। तो हमें ये यूज करना था। अब देखिए, चाहते तो हम डायरेक्ट फार्मूला बताए कि आगे बढ़ जाते, तो जो हमने 5 मिनट बर्बाद किए वो बच जाते 7-8 मिनट। ये यूज करना हमें, ये कैसे आया वो हमने आपको बता दिया। समझ गए? क्यों किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। समझ गए? क्योंकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट जाता है, केवल डायरेक्शन बचती है। समझ गए? और डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये हम यूज करेंगे अभी। तो ध्यान रखेंगे, जिस पे भी कैप लगा होगा
वो कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। जिस पे भी कैप लगा होगा वो कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। और किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, जिस पे भी कैप लगा होगा, जो भी तुम्हें कैप लगा दिख जाए समझो यूनिट वेक्टर। समझ गए? तो कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, यानी क्या? देखिए अभी तक हमने स्केलर फॉर्म देखा कूलॉम्स लॉ का, उसमें केवल क्या आ रहा था? मैग्नीट्यूड, उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, बता दो इसके वेक्टर फॉर्म। भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए ना हमें, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं पढ़ ही चुके हम लोग, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², बस उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो क्या आ जाएगी साथ में? डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिन चीजों से नॉर्मल बच्चे डरते हैं आपको उसी में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होना है। अभी नहीं समझे? जिन चीजों से बच्चे डरते हैं अगर आप उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे तो भीड़ से अलग दिखाई दोगे, फिर आपको पेपर की कोई चिंता ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी पेपर सेट करते हैं उनको पता है कि बच्चे इन इन चीज़ों से डरते हैं। जैसे कहीं पे ग्राफ आ जाए तो बच्चे क्या होते हैं? बेहोश हो जाते हैं ग्राफ का नाम सुनते ही, ज़्यादातर बच्चे। समझ गए? अगर बच्चों को 2 ऑप्शन दिए जाए कि सांप छुओगे ग्राफ छुओगे, तो तुरंत कहेंगे सांप छुएंगे। मतलब वो जानते हैं कि सांप से एक बार बच भी सकते हैं। नहीं समझे? सांप से तो एक बार बच भी सकते हैं। ठीक है, तो वो सांप से कम डरते हैं और ग्राफ से ज़्यादा डरते हैं। तो पेपर में क्या करते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन ग्राफ वाले दे देते हैं। मतलब वो चुन चुन के वो क्वेश्चन रखते हैं जिससे बच्चे डरते हैं। समझ गए? वेक्टर का नाम आते ही आधे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। तो वो क्या कर, जब भी पूछेंगे किसी भी फार्मूले को, किस फॉर्म में पूछेंगे? वेक्टर फॉर्म। समझ गए? आपको डरना नहीं है, ठीक है, उसमें एक्सपर्ट होना है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? समझ आया? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग डाले। यहां तक नोट कर लिया सबने? देखिए ये 2 चार्जेस हैं Q1 Q2। पॉइंट्स A और B पे रखे हुए हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R वेक्टर, R। ठीक है, सपोज मान लेते हैं दोनों सेम नेचर के हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने? सेम नेचर। सेम अपोजिट कुछ भी है, हो सकते हैं, हमने मान लिया सेम नेचर के। अगर सेम नेचर के तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। तो Q2 पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स राइट। ये इसको रिपल करेगा ना। इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? F21 वेक्टर। क्या कहेंगे? F21 वेक्टर। ठीक है,
जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में। यानी ये फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। 2 का मतलब Q2 2 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q2 को। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q1 को। किसी किसी बुक में F Q2 Q1 वेक्टर लिख देते हैं, वो जरूरत नहीं है, समझ गए? तो ये Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, ठीक है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर। और इसको क्या लिखेंगे? F12 वेक्टर। ये तो आपको पता ही है, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाता है Q2 Q1 पे भी उतना ही फोर्स। अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। अभी तो पढ़ा, समझ गए? जो हमने स्केलर फॉर्म पढ़ा उससे हमें क्या पता चलता है? मैग्नीट्यूड। बस उसमें डायरेक्शन को हमें और ऐड करना है तो वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है? डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर। समझ गए? कोई पूछे F21 वेक्टर की वैल्यू बताओ तो क्या कहोगे? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। मैग्नीट्यूड ही आ गया। बस अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर पता चल जाए तो यूनिट वेक्टर के इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अभी वेक्टर फॉर्म नहीं हुआ, अभी केवल क्या लिखा हमने? मैग्नीट्यूड। बगल में हमें क्या लिखनी पड़ेगी? डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर, ठीक है? हमने क्या मान लिया? अच्छा, शुरुआत में लैंग्वेज लिख लो जरा। लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of same nature are kept at points A and B, at points A and B respectively, at a separation small r, at a separation small r, ठीक है? फुल स्टॉप। हाँ जरा देखो, पहले समझ लो 5 मिनट, क्योंकि वेक्टर नाम पे बच्चे थर-थर कांपने लगते हैं, ठीक है? समझ गए ना हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड हमें पता है, बस इसमें हमें डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। उसी यूनिट वेक्टर को हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है? जरा देखो, सपोज AB वेक्टर R12 वेक्टर। AB वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा? A से, और कहां फिनिश होगा? B पे। AB वेक्टर है ना, तो A से स्टार्ट होगा, B पे फिनिश होगा। तो इस वेक्टर को हमने क्या मान लिया? R12 वेक्टर, क्योंकि Q1 से स्टार्ट हो रहा है, Q2 पे खत्म हो रहा है। समझ गए? अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालें, अच्छा BA वेक्टर को क्या मानेंगे हम लोग? R21 वेक्टर, क्योंकि ये Q2 से स्टार्ट होगा, Q1 पे खत्म होगा। अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें R12 कैप, एक चीज और, क्लियरली R12 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R21 वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। बट मॉड ऑफ R12 वेक्टर इक्वल टू, और दोनों किसके इक्वल हैं? R के। समझ गए? कोई पूछे Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस कितनी है? R। Q2 से Q1 तक की डिस्टेंस कितनी है? R। ठीक है? तो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। समझे? और R12 वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा? Q1 से, और कहां फिनिश होगा? Q2 पे।
और R21 वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? Q2 से। कहाँ फिनिश होगा? Q1 पे। नहीं समझे? अब जरा देखो R12 कैप, क्योंकि हमें डायरेक्शन के लिए निकाला है ना, डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। R12 कैप, बोलो क्या फॉर्मूला होगा? R12 कैप, अरे वैल्यूज की, इसलिए हमने तुमसे कहा था जेड तक बता दें, तुमने बीच में रोक दिया। जेड तक बता दें इसलिए हमने बीच में रोक दिया। तुम क्यों बता रहे हो बेटा? यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, तुमसे कह रहे हैं, तुम जो उसको बता रहे हो वो हमें तक सुनाई पड़ रहा है। अरे धीरे बताओ, हमें तो ना सुनाई दे कम से कम। तुम बोलो बेटा। अच्छा, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12। तुम क्यों बार बार भूल रहे हो बेटा? ए कैप ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी कैप बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, सी कैप सी वेक्टर, अब जेड तक बता के मानेंगे हम। डी कैप बोलो, डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, नहीं डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ डी वेक्टर, समझ गए? तो R12 कैप क्या हो जाएगा? R12 कैप क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12, समझ गए? समझे नहीं समझे? ठीक है, यानी हम इसको ये चीज समझ आई। तो जैसे R कैप क्या होता है? R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर, इसी को हम R लिख देते हैं। तो ये किसके मॉड ऑफ R12 कैप किसके इक्वल हो गया? R के। मैग्नीट्यूड तो दोनों R के इक्वल है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन होगी किधर? Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि R12 कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? R12 वेक्टर की, यानी Q1 से Q2, यानी टुवर्ड्स राइट। ये हो गया R12 कैप, समझ गए? R12 कैप किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स राइट। और R21 कैप, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ बोलो। नहीं 21 है, नहीं 12 दोनों बोला है। अच्छा बोलो बोलो। हाँ R21 वेक्टर, समझ गए? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? R21 वेक्टर अपॉन R, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि R12 कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? R12 वेक्टर। R21 कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? R21 वेक्टर। जैसे कोई पूछे A कैप किसकी डायरेक्शन को बताता है? A वेक्टर की। B कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा? B वेक्टर। नहीं समझे? ये हो गया आपका टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? डायग्राम बना के यहां तक पहुंचे? बस ये मैग्नीट्यूड लिखा है, इसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करना है वो हमें बताना, देखना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। बस 2 मिनट और, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1, ठीक है। Q2 पे फोर्स निकाले जा रहे हैं Q1 के द्वारा, और ये वेक्टर फॉर्म में है, यानी हमें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, पहले समझ लो, लिखा रहेगा बेटा। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर इससे मैच कर रहा है?
R12 का मैच कर रहा है कि R21 का मैच कर रहा है? कौन सा? 1 2। ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये फोर्स किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर है? R12 का। अभी नहीं समझे? नहीं समझ आया? इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, सॉरी राइट, हम लेफ्ट बोल रहे हैं क्या? अरे ठीक है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। अरे समझ में आ रहा ना? इसकी इस डायरेक्शन में कौन है? ये देखो, समझ गए? अरे देखो, ये उस दीवार की तरफ है और ये भी उस दीवार की तरफ है, समझ गए? ये देखो टुवर्ड्स राइट है, ये भी टुवर्ड्स राइट, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर से मैच कर रही है और इस फोर्स की डायरेक्शन इसके साथ, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड, साथ में लिख दो डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी आएगी? R12 का। लो, हो गया वेक्टर फॉर्म। हो गया वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, समझ गए? अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अब 2n वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? R12 वेक्टर अपॉन R। ये वैल्यू हमने कहां से रखी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले देख लो, एक मिनट लगेगा बस। ये R12 कैप की वैल्यू क्या रख दी हमने? R12 वेक्टर अपॉन R। कहां से? इक्वेशन फर्स्ट। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? R3। अरे ये भी वेक्टर फॉर्म है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें याद क्या रखना है इसमें, क्योंकि ज्यादातर MCQ में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? तो अपॉन में क्या आएगा? क्यूब। अगर कैप है तो क्या आएगा? स्क्वायर। ये याद रखना हमें, नहीं समझे? अगर वेक्टर फॉर्म में है तो क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म में है तो क्या आएगा? क्यूब। अगर कैप है तो स्क्वायर, समझ गए? तो जब भी आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर कैप के रूप में दिया गया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें स्क्वायर होगा अपॉन में। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें अपॉन में क्यूब होगा। नहीं समझे? तो ये हमने किस पे फोर्स निकाल लिया है? Q2 पे। अब हम किस पे निकालेंगे? Q1 पे, ठीक है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2 क्या आ जाएगा? F12 वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, केवल क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। अब इस फोर्स के साथ कौन सी डायरेक्शन आएगी? R21, क्योंकि ये देखो टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब ये लेफ्ट है और लेफ्ट की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर है? R21 का, ठीक है? तो जो बेवकूफ टाइप के बच्चे हैं वो ऐसे याद रख सकते हैं, 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? अरे वो गाना सुना होगा 1 2 का 4 4 2 का 1, तो यहाँ कैसे ध्यान रखोगे? 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2, 1 2 के साथ 2 1 और 2 1 के साथ 1 2। समझ गए? कोई डाउट? क्या नहीं समझो बेटा तुम? 1 2 2 1 के साथ 1 2 और 1 2 के साथ 2 1। इसी को हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख दे। अब R21 कैप की जगह क्या लिखोगे? R21 वेक्टर अपॉन R। तो R और R स्क्वायर क्या हो जाएगा? R3। अरे नहीं जान पाओ क्या? जैसे वहां किया था समीर, जय शैलेंद्र। एक मिनट और बस रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट रुको पहले।
अगर दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट हैं, जैसे p वेक्टर q वेक्टर इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होता है, p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस q वेक्टर, या q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस p वेक्टर, अगर इक्वल और अपोजिट हैं तो। ठीक है, r12 वेक्टर r21 वेक्टर कैसे, इक्वल और अपोजिट, समझ गए। फ्रॉम इक्वेशन 6 पहले देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 6 f12 वेक्टर, जब हम मना कर देंगे ना नोट करो तब जरूर करोगे, ठीक है। जिस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है ना तो उस पर बच्चे जरूर करते हैं, ठीक, बच्चे के सभी लोगों को आदत ही होती है। r12 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन r क्यूब, और जहां पे r21 वेक्टर है वहां क्या लिख सकते हो, माइनस r12 वेक्टर। नहीं समझ आया, देखो r21 वेक्टर है, समझे, क्योंकि r21 वेक्टर r12 वेक्टर है कैसे, इक्वल और अपोजिट, तो जहां पे r21 वेक्टर है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस r12 वेक्टर। समझ गए क्यों ऐसा हुआ, समझ आया, क्योंकि इक्वल और अपोजिट, ठीक है। अरे क्यों नहीं समझ पाए, माइनस को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन r क्यूब, और ये क्या आ गया, r12 वेक्टर। जरा इसको देखो जरा, देखो यानी क्या आ गया, f12 वेक्टर इक्वल टू माइनस f21 वेक्टर, यानी जितना फोर्स, ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी क्या कंक्लूजन निकला, जितना फोर्स q1 q2 पर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स q2 q1 पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अभी आपने देखा कि अगर q2 पे फोर्स टुवर्ड्स राइट था तो q1 पे टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी क्या प्रूव हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तब करोगे जब आपसे कहे प्रूव द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय कूलॉम्स लॉ। अगर पूछते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो केवल यहीं तक करोगे। ये कब करोगे, जब आपसे कहे प्रूव द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ को, ठीक है, एक्शन रिएक्शन है। क्या कहोगे, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ये कब करोगे, जब आपसे पूछेंगे। इसी को एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है। तुम्हें जाना है, जाओ घर जाके वीडियो देख लिया करो एक बार, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया, 2 मिनट रिव्यू देख लो, रिव्यू, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r क्यूब, ये क्या है, r21 वेक्टर। क्या है ये, साइकिल नहीं निकल रही क्या बेटा, नरेंद्र साइकिल निकला दो। r क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू r21 वेक्टर, समझ गए। और जहां पे r21 वेक्टर लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस r12। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, समझ गए। माइनस को क्या ले लिया हमने बाहर, इसको देखो ध्यान से, ये किसके इक्वल हो गया, f21 वेक्टर। अरे देखो, तो f12 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, माइनस f21, यानी दोनों कैसे फोर्स हो गए, इक्वल और अपोजिट। इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। नोट करें, ओके, दैट्स ऑल।